एंड वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। सभी का स्वागत है एंड इट्स टॉपर टॉक सेशन के अंदर, जहां पे हम बात करेंगे हमारे जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट सुजीत से। क्या उनकी जर्नी रही, किस तरीके से उन्होंने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया। अभी आप सभी लोगों का यूजीसी नेट एग्जामिनेशन रिजल्ट आया है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का जेआरएफ इस बार क्लियर हुआ है। तो ऐसे ही हम एक जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट के साथ बात कर रहे हैं अभी, जिन्होंने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हुआ है। 99.9 परसेंटाइल से क्वालिफाई किया है। 99.9 या 99.7? 99.7 है सर। 99.7 डजंट मैटर, जेआरएफ तो जेआरएफ होता है, चाहे वो 99.9 से आए 99.7 से आए। तो फाइनली जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। तो वेलकम सुजीत, कैसा फील हो रहा है जेआरएफ क्वालिफाई करके? सर सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी हेल्प जो थी वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रही। आपकी हेल्प, तुलिका मैम की हेल्प और प्रीति मैम की हेल्प बहुत बेनिफिशियल रही। टेक्स्ट बुक के साथ जब से मैं जुड़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के। वहाँ पे आपने जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए तो वो बहुत अच्छे थे, तो वो मेरे लिए हेल्पफुल रहे। और जब जेआरएफ हुआ तो खुशी हुई, क्योंकि ये तो एक हमें करना ही जेआरएफ, मतलब लास्ट जो हमारा एक एम था अभी कि हमें एक जेआरएफ का मिल जाए तो थोड़ा हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। उसके बाद पीएचडी करना है, तो अभी तो सर मेन तो फोकस पीएचडी पे ही है कि कहीं एनरोल हो जाए। चलिए, बहुत बढ़िया तो सुजीत। तो सबसे पहले मुझे अपने बारे में थोड़ा आप बताइए कि आप कहाँ से आते हैं और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया? सर मैं तो दिल्ली में पढ़ रहा था। मेरी स्कूलिंग भी दिल्ली से हुई है, और मेरी ग्रेजुएशन जो है वो एसजीटीबी खालसा कॉलेज से हुई है, डीयू से। और फिर उसके बाद सर एक्चुअली मेरे साथ मैं दूसरी फील्ड में चला गया था, मैं टीचिंग में चला गया था। तो मैं डीएलएड करने लगा। वहां पे फिर ये हुआ कि इस वजह से मेरा 2 साल का गैप लग गया, मास्टर्स मैंने नहीं कंप्लीट की। और फिर वो उसके बाद को वो रहा कि टीचिंग में थोड़ा वो मजा नहीं आ रहा था। कि टीचिंग में ऐसा लग रहा था कि क्योंकि प्राइमरी टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं डीएलएड कर रहा था, तो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना था। तो वहाँ थोड़ा ऐसा लगा कि प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि बच्चे शैतान होते हैं, तो उनको मैनेज करना थोड़ा दिक्कत होती है उनको। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि वापस से मास्टर्स करते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त कई थे जो पीएचडी में एनरोल हो चुके थे। तो उनकी वजह से मुझे लगा कि मुझे भी मास्टर्स कर लेनी चाहिए, और फिर मैं भी पीएचडी करता हूँ। तो फिर मैंने दोबारा मास्टर्स की, और फिर एनरोलमेंट लिया, और फिर मैंने इग्नू से मास्टर्स कंप्लीट की अपनी। तो ये पूरा प्रोसेस रहा। तो इसमें ये था कि इस दौरान मैंने एक दो अटेम्प्ट भी दिए जब मैं अपना मास्टर्स कर रहा था। तो इस दौरान मैं जून 23 में जो आया था नेट का, तो उसमें मैंने अपना अटेम्प्ट दिया। और बहुत बुरा अटेम्प्ट था वो, क्योंकि वो ऐसा था कि मैं सिर्फ अपने आप को चेक कर रहा था कि मैं कितने पानी में हूँ। तो वो चेक करने के लिए मैं गया था बिना पढ़े, कुछ नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं थी, सिर्फ मैं ऐसे ही मैंने फॉर्म फिल किया और मैं चला गया। कोई प्रिपरेशन नहीं की थी मैंने। लेकिन जब वहां मैं पहुंचा तो उन्होंने मेरे को दिखा दिया, नेट ने, कि यूजीसी ने, कि तुम कुछ नहीं हो भैया, तुम जाओ पहले प्रिपेयर करके आओ। बहुत बुरा नंबर था, बहुत बुरा। तो फिर मुझे लगा कि इससे तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया कि उस जैसे ही मैं एग्जाम दे के आया, तो थोड़ा ऐसा गिल्ट हुआ खुद से ही कि इस हिसाब से चलेंगे तो नहीं होगा। देन मैंने अगले 10 दिन में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, और फिर मैं लाइब्रेरी जाने लगा रेगुलर। और फिर मैंने दिसंबर का जो नेट था वो दिया मैंने, और उसमें मेरे नेट हुआ था। ओके। उसमें, हाँ, उसमें मेरा नेट हो गया था। सेल्फ स्टडी की थी मैंने उसमें, प्रॉपर सेल्फ स्टडी कर रहा था लाइब्रेरी में बैठ के। और मेरा नेट हुआ सिर्फ 3 नंबर, मतलब 3 क्वेश्चन से मेरा जेआरएफ रह गया था उस टाइम। तो उस टाइम थोड़ा लगा कि थोड़ी और प्रिपरेशन की होती तो ज्यादा बेटर, मतलब नंबर आ जाते, क्योंकि मेरे जो फर्स्ट पेपर था वो उतना अच्छा नहीं था। वो थोड़ा नंबर कम आए थे मेरे, 24 के करीब आए थे नंबर। तो वो ऐसा लगा कि मुझे लगता है कि थोड़ा प्रिपेयर करते हैं, तो इस वजह से मैंने टेक्स्ट बुक ज्वाइन किया कि कम से कम मैं पेपर 1 की तो तैयारी कर सकूं। तो इसलिए मैंने टेक्स्ट बुक ज्वाइन किया, और वहां पे आप जैसे टीचर मिले, तो जिन्होंने बहुत हेल्प की मेरी। तो ये तो एक थोड़ा था। बैलेंस्ड वे में आप कह सकते हैं कि बैलेंस्ड वे प्रिपरेशन होनी आपकी शुरू हो गई पेपर वन पेपर जी टू की। जी जी जी। आपने किस तरीके से, मतलब टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग जब आपने ज्वाइन किया तो आपने कैसे यूटिलाइज किया पेपर वन पेपर टू टेस्ट सीरीज जो आपको मिलती है?
कैसे-कैसे आपने अटेम्प्ट करना शुरू किया था? सर पहले तो मैं अ, पूरे दिन को मैंने 2 हाफ में बाँट लिया कि लंच से पहले जब क्योंकि लाइब्रेरी में बैठता था तो लंच करने से पहले का जो पूरा पीरियड होता था, वो मैं पूरा ही फर्स्ट पेपर को दे देता था। कि 9 बजे से अगर मैं बैठ रहा हूँ तो 12 बजे तक मैं 3 घंटे में कम से कम रिवाइज़ कर लूँ और प्रिपेयर कर लूँ और उसके बाद एक सेट फर्स्ट पेपर का मैं पीवाईक्यू करता था और उसके बाद फिर उसको छोड़ के मतलब पीवाईक्यू करने के बाद उसको देखना कि उसमें से क्या-क्या गलतियाँ हैं वो नोट डाउन करना और उसके बाद उसको छोड़ देता था। फिर उसके बाद 2 बजे के बाद मैं सेकंड पेपर उठा लेता था हिस्ट्री और उसके बाद पूरा टाइम मैं हिस्ट्री को देता था और उसके बाद लास्ट टाइम पे मैं एक क्वेश्चन पेपर कर लेता था पीवाईक्यू का। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी थी कि फर्स्ट हाफ में फर्स्ट पेपर करना है, सेकंड हाफ में सेकंड पेपर करना है और इस तरीके से चलते रहना था। तो तो बिल्कुल इसी तरह डिसिप्लिन्ड थे आप, मतलब ऐसा तो नहीं था कि कभी-कभी ऐसा महसूस होता हो कि आज नहीं हो पा रहा है, जैसे कहीं हो जाता है, मोटिवेशन की कमी जी, होती जी, है, जी। तो मोटिवेशन तो सर ऐसा था कि खुद से रोज़ कहते रहो कि कहते रहना पड़ता था कि जेआरएफ करना है, इस बार जेआरएफ होना है, चाहिए इस बार जेआरएफ चाहिए इस बार जेआरएफ। तो बस यही मोटिवेशन था, बाकी मैं इसलिए ये कर लेता था कि संडे को मैं छुट्टी कर लेता था लाइब्रेरी की। मैं संडे नहीं जाता था, तो संडे को मैं मूवी वगैरह देख लेता था, तो फ्रेश रहता था माइंड। ये मेरा था कि कम से कम थोड़ा माइंड फ्रेश रहेगा तो अगले 6 दिन अच्छे से पढ़ पाएँगे। तो इस बिल्कुल। वजह से कभी वो ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, पर कभी-कभी ये लगता था, पर उसको कोप अप करने के लिए फिर वही संडे की छुट्टी और खेल लेना, मूवी देख लेना, ये इस वजह से थोड़ा बैलेंस हुआ। तो ये बढ़िया चीज़ें बहुत स्ट्रैटेजी है, हेल्पफुल रही। मतलब आप कह सकते हो कि 6 दिन अच्छे से पढ़ना और 1 दिन आप रिलैक्स ले सकते हो, रिलैक्स होके हाँ, अपना मूवी वगैरह देख सकते हो, खेल सकते हो और फिर एकदम जी। से आप रिचार्ज होके फिर से 6 दिन के लिए लग जाना, क्योंकि जर्नी बहुत ही बड़ी होती है। जी, जी। मेरा सवाल जर्नी को लेके ही है, दिसंबर के बाद आप सीधे एग्ज़ामिनेशन हुआ जून में, जून वाला कैंसल हो गया, जून का कैंसल हो गया, अगस्त में हुआ, तो मेंटल स्टेट आपकी कैसी थी उस टाइम पे? सर जून वाला तो ऐसा था कि तो जून वाला एक तो पैटर्न बड़ा अजीब आया था इस बार का। एबीसीडी वाला जो पैटर्न आया था बहुत ज़्यादा हुँ, था। तो जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो उसी टाइम मुझे बहुत ऐसा लगा कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? कि सारी मेरी क्रोनोलॉजी जो है एबीसीडी वाली बैठ रही है, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? मुझे बार-बार ये लग रहा था और उस चक्कर में मैंने 2-3 क्वेश्चन खुद गलत कर दिए। आते हुए क्वेश्चन मैंने गलत कर दिए। तो उसके बाद ऐसा था कि मैं जब आया घर तो ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। मैंने फर्स्ट पेपर जब चेक किया तो मेरे को ऐसा लगा कि उसमें आए मेरे 35 नंबर आए। सेकंड पेपर चेक करने की मेरी हिम्मत नहीं। मैंने कहा कि मैंने गलतियाँ की हैं, एबीसीडी वाला जो फॉर्मेट था वो मैंने गलत कर दिया है। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं चेक ही नहीं करूँगा। और नेक्स्ट मतलब मेरे ख्याल से अगले दिन ही शाम को नोटिफ़िकेशन आ गया था पेपर कैंसल होने का। उस समय मैं खाना खा रहा था और मैंने देखा नोटिफ़िकेशन आया, मैंने कहा पहले खाना खाऊँगा, उसके बाद जो हुआ सो हुआ है। पहले खाना खा लेते हैं। खाना खाया फिर उसके बाद मैंने ये था कि चेक किया, तो फिर मैंने ये था कि चलो अब चेक करते हैं, तो सेकंड पेपर जब मैंने चेक किया तो मेरे 95 के अराउंड बन गए। तो मेरे को लगा टोटल कि 95 क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हाँ थे। जी। फिर मैंने कहा कि ठीक था, अगली बार थोड़ा और बेटर करेंगे। हुँ, तो कोई बात नहीं, ये था कि अब जो हो गया उसको हम तो बदल नहीं पाएँगे नेट को, यूजीसी की जो चल रही है उनकी दिक्कतें। हमने कहा अब अपना प्रिपेयर करते हैं, फिर वापस से 2 दिन बाद वापस से मैं लग गया। हालाँकि मैंने छोड़ दी थी लाइब्रेरी, उस दौरान मैंने कहा कि अब छुट्टी करूँगा भाई, बैठूँगा थोड़ा मूवीज़ देखूँगा। बट फिर मैंने 2 दिन बाद फिर से वापस मैंने कहा चलते हैं, पढ़ाई करते हैं वापस। फिर वो 2 महीने लगातार लगे रहे उसी में। तो मतलब आपने टाइम को यूटिलाइज़ करा लिया अच्छे से, कि ये नहीं है कि अच्छा एग्ज़ाम कैंसल हो गया तो हम ऐसे ही बैठे रहते नहीं, हैं, कुछ नहीं। नहीं करते। बेटर है कि जाओ प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, एग्ज़ाम तो होना ही है। जी, इतना तो पता था कि एग्ज़ाम होना है। 1 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, तो अपना टाइम यूटिलाइज़ करो। अब इतना दिन दे दिया है तो 2-4 महीने देने में और कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और पुश कर लेते अपने आप को। तो ये प्रिपरेशन थी मेरी कि ज़्यादा उसमें वो लोड नहीं लिया मैंने। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे पेपर 1 के बारे में बताइए कि पेपर 1 आपने कैसे मैनेज किया? आपका स्कोर क्या था पेपर 1 के अंदर, ये भी बताइएगा, और पेपर 1 में किस पार्ट के अंदर आपको दिक्कत आ रही थी और उसने उसको आपने ओवरकम कैसे किया? पेपर 1 में सर मेरा 35 स्कोर था, इस बार भी 35 क्वेश्चन 35। ठीक थे आपके? हाँ जी, 35 क्वेश्चन ओके। इस बार ठीक थे। और क्या इस वो मेरा एक्चुअली क्या है कि मैथ्स मुझे समझ नहीं आती। मैथ्स तो बहुत मुझे दिक्कत होती है मैथ्स में। पर डीआई पे मैंने फ़ोकस किया कि मैंने कहा कि डीआई ज़्यादा टफ नहीं आता। थोड़े बहुत क्वेश्चन्स हैं, वो अगर हम करते रहेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो डीआई पे मैंने फ़ोकस किया।
मेरे लिए एक बेनिफिट ये था कि मैंने डीएलएड का कोर्स किया था, तो मेरे लिए टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना थोड़ा ईज़ी था और वो मेरे लिए हेल्पफुल था क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने उस दौरान भी पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ने को मिल रहा है, तो वो मेरे लिए अच्छा हो गया। और कम्युनिकेशन भी मैंने पढ़ा हुआ था पहले, तो वो मेरे लिए हेल्पफुल था। और हायर एजुकेशन वगैरह था, तो इसका ये था कि हायर एजुकेशन के कुछ क्वेश्चंस तो हमारे हिस्ट्री से ही आते हैं ज़्यादातर, तो वो हेल्पफुल हो जाता है हमारे लिए। तो ये सब चीज़ें थी, मैंने मैथ्स को साइड कर दिया, मैंने कहा मैथ्स अगर नहीं हो रही, तो उसको हम साइड कर देते हैं। बाकी हम बाकी चीज़ों पे हम फ़ोकस करते हैं, क्योंकि ये ही हमारा अगर हम 40 मैं तो 40 का सोच के बैठा था कि 40 अगर आ जाते हैं क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो ज़्यादा बेटर रहता है, बट ठीक है 35 आए, वो भी ठीक। 35 तो बहुत बढ़िया स्कोर है। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट से 35 टारगेट उधर कर लो, 65 उधर कर लो, मोर देन जी, इनफ। आप आराम से 100 टारगेट आपका हो जाएगा एंड आपका जीआरएफ मोर देन इनफ। तो आपने एग्जैक्ट 35 उधर टारगेट कर दिए, बहुत बढ़िया। अब जी, यहाँ पे आपने डीआई की अपनी स्ट्रैटेजी बताई कि आप प्रैक्टिस करते थे रेगुलर, जी। और टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड जो बिल्कुल स्टैटिक है, मतलब आपने पहली बार पढ़ रहे होंगे, कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा ये सब, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? सर टीचिंग तो मैंने पहले पढ़ रखा था, क्योंकि मेरा एलिमेंट्री एजुकेशन का जो कोर्स था, तो उसमें मैंने पढ़ा था टीचिंग एप्टीट्यूड, तो वो मेरे लिए उतना टफ नहीं था। और कम्युनिकेशन भी उस दौरान पढ़ाया गया था, तो वो भी ठीक था। रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए थोड़ी दिक्कतें थी और लॉजिकल रीजनिंग जो था एक पोर्शन, वो थोड़ा टफ था मेरे लिए, क्योंकि वो पहली बार पढ़ रहा था मैं। तो उस दौरान उसके लिए प्रीति मैम ने जो हेल्प की लॉजिकल रीजनिंग में, तो वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने कुछ ट्रिक्स बताई थी कि इस तरीके से आप अगर स्क्वायर में ऐसे-ऐसे करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हेल्पफुल रहीं और एग्ज़ाम के दौरान भी मैंने वही चीज़ें अप्लाई की, तो वो हेल्पफुल थी। तो ये बहुत सब बढ़िया। चीज़ें तो उसके इस अलावा तरीके तो से सर आपने 35 वहां पे स्कोर किया पेपर वन में। आप जी पेपर सर। वन में कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने लगाए थे? सर मैंने पेपर 1 में मैं पहले तो मैंने लगाए थे 2015 तक के लगा दिए थे। सारे नहीं लगाता था, कुछ-कुछ लगाता था, लेकिन फिर मैंने जब पैटर्न देखा तो पैटर्न थोड़े चेंज थे। 2015 का 19 तक के पैटर्न वगैरह अलग थे, फिर उसके बाद पैटर्न चेंज होने लग गए थे। तो मैंने उनको छोड़ दिया पीछे वालों को, मैंने कहा कि रिवाइज़ मैंने दोबारा से जब मैंने लगाना शुरू किया, जून वाला जब कैंसल होने के बाद दोबारा लगाया, तो मैंने सिर्फ लास्ट के ये दिसंबर लगाए और जून का जो 2023 का था, वो ही लगाए, क्योंकि मैंने कहा कि ये पैटर्न सबसे पास के हैं, तो जो जिस तरीके से चेंजेज़ आए हैं, तो ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए, ना कि मैं ज़्यादा पीछे जाऊँ। हम्म। तो तो मतलब 2 साल के इनफ होते हैं, मतलब एक, क्योंकि एक साल के अंदर 24-25 बार क्वेश्चन पेपर हो रहा होता है, ऐसे ही जी, 2 साल, तो आई थिंक 50 के करीब क्वेश्चन पेपर मोर देन इनफ है। जी, बिल्कुल सर मैंने हिस्ट्री के तो मैंने 2012 तक के लगाए थे, क्योंकि मेरे को टेक्स्ट बुक पे जितने अवेलेबल थे, मैंने सब लगा दिए थे। और तो वो तो वो थे, लेकिन फर्स्ट पेपर जो था उसमें ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन्स थे, क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये था कि 2018-19 तक के बाद के लगाओ तो वो ज़्यादा बेटर है। 18-19 या 20-21 इसका लगाओगे तो नए ज़्यादा बेटर पैटर्न है। वाले बिल्कुल। हाँ जी, नए पैटर्न के, क्योंकि वो पहले का पैटर्न अलग है, अब का पैटर्न अलग है, तो वो इस वजह से मैंने पैटर्न चेंज किया कि बाद के लगाए जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। चलिए, तो ये तो हो गया पेपर वन। अब पेपर टू हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। आप एसजीटीबी खालसा कॉलेज से पढ़े हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जी जो सर, नॉर्थ कैंपस में है? जी मैं सर। भी उसी कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ। अरे असद सर वगैरह, भावना मैम। जी सर, जी सर। हाँ, तो आपका कौन सा बैच था सर? मेरा तो पुराना था भाई, 2010 से 13 वाला बैच था। तो हम और एक ही कॉलेज से आ गए, एक ही कॉलेज है, तो एक ही जी। बैकग्राउंड है। तो हिस्ट्री में कैसे इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ आपका? सर हिस्ट्री का इंटरेस्ट ऐसा था कि बचपन से, मतलब कि कहानियाँ पढ़ने का तो शौक था। कहानियाँ बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी और हिस्ट्री की कहानियाँ, हिस्ट्री में तो कहानियाँ ही हैं सब। ऐसे अगर हम पढ़ें तो सिर्फ़ कहानियाँ इतनी इंटरेस्टिंग फ़ैसिनेटिंग कहानियाँ होती हैं कि एक राजा आया, दूसरा राजा आया। तो ये कहानियाँ बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो स्कूल टाइम से भी पढ़ता था मैं, हिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट था। और तो जब एडमिशन की बारी आई तो दोस्त कहते थे कि पॉलिटिकल साइंस लेना है, पर मैंने कहा कि मेरे को हिस्ट्री चाहिए, मैं हिस्ट्री लूँगा। तो वो एडमिशन के टाइम पे मैंने हिस्ट्री ले ली, और पर उतना वो बैठा नहीं मेरा हिस्ट्री और मेरा, क्योंकि स्कूल टाइम की हिस्ट्री पढ़ना और कॉलेज में आके हिस्ट्री पढ़ना बहुत बड़ा अलग अंतर है। लेवल है बिल्कुल, हाँ। जी, तो वो बैठ नहीं पाया, हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बैठा। बट फिर उसके बाद भी मैंने कोशिश की, जब ग्रेजुएशन तो जैसे-तैसे कंप्लीट कर ली। मास्टर्स में आके देख रहा हूँ तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा हिस्ट्री में, क्योंकि सब कुछ छूट चुका था, 2 साल का गैप लग चुका था।
तो जब वापस से मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने कहा पहले हम बेसिक्स अच्छे से करते हैं अपने। तो मैंने सारी बुक्स जो थी मतलब उपेंद्र सिंह वगैरह की बुक और मैं क्योंकि मेरा बैकग्राउंड हिंदी का था, तो मेरे लिए हिंदी की बुक्स ढूँढना थोड़ा मुश्किल होता है। इंग्लिश में तो ईज़िली हुँ, मिल जाती हैं, तो हुँ, वो ढूँढना थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए मैंने जैसे हरीशचंद्र वर्मा की एक बुक आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो वो मैंने हुँ। पढ़ी। तो वो बहुत हेल्पफुल रही ये बुक्स। आपका बेस तैयार होना शुरू हो गया था वहाँ से। जी सर, मैंने फिर अपना बेस तैयार किया क्योंकि दिसंबर का जो पूरा सेशन था वो मैंने बेस तैयार करने में लगा दिया एक तरीके से। हुँ, उसके बाद आप आए, तो आपने थोड़ा अप कर दिया, बूस्ट कर दिया आपने सब कुछ। तो प्रिपरेशन हाई लेवल पे चली गई। जी सर। तो ये कॉन्फिडेंस आ चुका था कि जेआरएफ हो जाएगा या एकदम सरप्राइजिंग था कि इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था? हाँ? नहीं सर, वो तो पेपर का तो सर बहुत बुरा था मेरा पेपर। क्या कहते हैं कि जब पेपर था एक्चुअली, तो मेरे साथ गलती ये हो गई, अब गलती क्या है या कुछ भी, बट मेरा पेपर 1 घंटे पहले खत्म हो गया। दोनों पेपर मेरे। और मैं परेशान हो चुका इस चीज़ से कि मेरा पेपर 1 घंटे पहले खत्म कैसे हो गया? मतलब मैं खुश नहीं हो रहा, मैं टेंस हो गया इस बात के लिए कि मेरा पेपर 1 घंटे पहले खत्म क्यों हो गया? बाकी सबका हाँ, चल रहा है, मेरा क्यों खत्म हो गया? बल्कि मेरा फर्स्ट पेपर जो था वो सवा घंटे में खत्म हुआ और बाकी का 1 घंटे के अंदर मैंने सेकंड पेपर निपटा दिया। और मैं उससे परेशान हो गया कि मैं इतनी जल्दी कैसे कर सकता हूँ पेपर। और तो वो टेंशन जो और बिल्ड होने लगी मेरे माइंड में कि मैंने कुछ तो गलत किया। मैं उसके चक्कर में वापस से दोबारा पेपर चेक करना शुरू किया। पर था कि अब मैंने कहा कि अब जो हो गया सो हो गया। अब मुझे नहीं पता कि मैंने क्या-क्या गलतियाँ की हैं। अब जो होगा देखा जाएगा। फिर मैं रिक्शे में बैठ के जब मेट्रो स्टेशन जा रहा था तो बच्चे बात कर रहे, हिस्ट्री के सेशन था ही तो बच्चे बात कर रहे कि ये कैसा सेशन ये क्वेश्चन कैसा था, ये क्वेश्चन कैसा था। मैं उनको उनकी शक्लें देख रहा हूँ और मैं परेशान हो रखा हूँ कि ये बातें कर रहे हैं और मेरा पेपर 1 घंटे पहले खत्म कैसे हो गया? ये कह रहे हैं कि मेरा तो 1 क्वेश्चन रह गया, 2 क्वेश्चन रह गया और मैं इस चीज़ से परेशान हो रखा हूँ। तो ये थोड़ा दिक्कत था, बट हो गया वो ये था कि जब मैंने आंसर की देखी, तो एक तो आंसर की हमारी गलत आ गई थी। तो वो भी एक टेंशन क्रिएट कर दी उसने, क्योंकि जब मैं पेपर चेक कर रहा था तो ऐसा लग रहा था सारे कि क्वेश्चन के साथ। सारे क्वेश्चन गलत। मैंने कहा कि मेरा इसी वजह से गलत हुआ क्योंकि मैंने वो पेपर 1 घंटे पहले खत्म कर दिया और मैं उस चीज़ से परेशान हो गया। और मैं उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाके दोबारा पेपर चेक करूँ। मैंने कहा छोड़ो, अब मैंने कहा कि नेट हो रखा है, मैं उसी के बिहाफ़ पे जाऊँगा, पीएचडी में एडमिशन लूँगा। अब मैं नहीं करूँगा प्रिपरेशन अब दोबारा, मैंने छोड़ दिया। फिर आपका अगले दिन वीडियो देखा तो पता चला कि अरे! आंसर की ही गलत आई थी, तो जाके थोड़ा रिलीफ़ मिला। फिर जब आंसर की दोबारा चेक की तो नंबर आए तो तब जाके थोड़ा ऐसा लगा कि ठीक है, अब बेटर है। अब जेआरएफ हो सकता है, उम्मीद लगी। जी, जी, उसमें मेरे बन गए थे 103 बन गए थे। मोर देन तो इनफ 103 तो हाँ, बस तो फिर बहुत मेरे को बढ़िया। ये लगा कि अब इनफ है, अब हो जाएगा जो है। तो चलिए बट फिर बहुत भी बढ़िया। हाँ, प्री जी, अब मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रोल बताओ हिस्ट्री के अंदर। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सबसे मस्ट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है, क्योंकि मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा था प्रीवियस ईयर के, तो टेक्स्ट बुक पे ही करता था मैं और वहाँ पे 2 घंटे का मेरे ख्याल से टाइम लिमिट होता है कि 2 घंटे के अंदर आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। मैं ऐसा हो गया था मेरे साथ कि मैं क्वेश्चन पढ़ता था और जल्दी-जल्दी एनालाइज़ करने लग गया ना क्वेश्चनों को, क्योंकि रेगुलर करते-करते ना आपको एक सेंस डेवलप होने लगती है एनालिटिकल की क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। तो जल्दी-जल्दी क्वेश्चन को पढ़ना, पढ़ते-पढ़ते ऐसा लगा कि और मैं 1 से डेढ़ घंटे के अंदर मैं कोशिश करता था कि अपने क्वेश्चन्स खत्म करूँ, जितनी जल्दी हो सके निपटाऊँ। तो इससे क्या होता था कि मेरे को जो कुछ पॉइंट्स जो होते थे, वो जल्दी-जल्दी पढ़ना, एनालाइज़ करना, तो वो अच्छा होता गया। तो ये एक हेल्पफुल रहा और कुछ क्या होता था कि जब कुछ पॉइंटर्स जो होते थे, तो अब हिस्ट्री इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि आप सब कुछ याद नहीं रख सकते। तो हुँ, ये था कि जैसे कुछ-कुछ पॉइंट्स जो थे वो मिसिंग जो ऑप्शंस होते थे, वो ऐसा लगता था कि सही है या गलत है। जब वो कन्फ्यूजन क्रिएट होती थी, तो फिर वहाँ पे आपकी जो स्ट्रैटेजी है कि एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करो। हुँ, तो वो बहुत हेल्पफुल रही। वो फर्स्ट पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सेकंड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बहुत हेल्पफुल है वो स्ट्रैटेजी कि आपको एलिमिनेट करना है। क्योंकि एक क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि मतलब एक पॉइंट ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये हो नहीं सकता, तो उसको तुरंत एलिमिनेट कर दो। तो आपका आंसर अपने आप निकल के आने लग जाएगा। तो ये चीज़ें हेल्पफुल रही हैं। और पीवाईक्यू तो सब
ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट। बहुत ज़रूरी है, जितना शॉर्ट आप नोट, पीछे आप का कर शॉर्ट नोट्स सकते बनाते थे? जो आपको बड़े नोट्स मिलते थे क्लास के अंदर, उसके शॉर्ट नोट्स आप बनाते थे या पढ़ते थे, अंडरलाइन करते थे कुछ? नहीं सर, मेरा क्या था कि मैंने जब दिसंबर के लिए प्रिपेयर किया था, तो मैंने सारे नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। ओके। तो सब कुछ मैंने प्रिपेयर कर लिया था, अपने रजिस्टर्स भर दिए थे और उसके बाद मैं सिर्फ ये करता था कि जब आपके लेक्चर लिया करता था, तो जो-जो आप मेरे को ऐसा लगता था कि कुछ नए-नए पॉइंट्स हैं, तो अपने नोट्स में ही वहाँ पे नोट डाउन कर लेता था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। हमेशा मतलब आपको ऐसे मतलब बड़े-बड़े नोट्स थोड़े बनाने चाहिए। प्लेन पेपर लीजिए, बड़े-बड़े नोट्स बनाओ उसपे, एक पेज पे 4-5 पॉइंट लिखो, जिससे एडिशनल पॉइंट्स आप वहां पे डालते रहो, और ये नहीं होना चाहिए कि नए बार-बार नए-नए लिख रहे हो, नहीं, उसी पे वहीं पे लिखते रहो। जी। आपकी स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया है कि मैंने पहले ही बना लिया था, और जो भी मुझे कोई नई चीज मिलती रही, मैं वहीं पे लिखता गया। तो मेरे नोट्स वहीं पे रहे, और उनको आप रेगुलरली रिवाइज करते थे? जी सर, रेगुलर रिवाइज़ करता था मैं। मैं कम से कम नहीं तो मतलब 1 घंटा, 2 घंटा मैं रिवाइज़ ही करता था नोट्स को सबको। मैंने बाँट रखा था कि पहले मैं एंशिएंट का 1 घंटा दे दूँगा, फिर मॉडर्न का 1 घंटा दे दूँगा, क्योंकि मॉडर्न ऐसा लगता था मेरे लिए थोड़ा टफ होता था, क्योंकि मॉडर्न में बहुत सारी चीज़ें आने लग गई थी। एक्स्ट्रा चीज़ें ऐसे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आने लग जाती, तो मेरे लिए थोड़ा मॉडर्न मुश्किल हो जाता था। तो इसलिए मैं एंशिएंट और मॉडर्न साथ लेके चल रहा हूँ, मिडिवल और मॉडर्न साथ लेके चलता था। तो ये स्ट्रैटेजी थी मेरी। ये चलिए, 2 बहुत चीज़ें। बढ़िया। अब जो नेक्स्ट स्टूडेंट हैं, जो दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको जी, क्या मैसेज देना चाहोगे? पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू छोड़ना नहीं है, उसको रिवाइज पीवाईक्यू करते रहो। और जी क्या सर, स्ट्रैटेजी आप पीवाईक्यू। बताना चाहोगे पेपर 1, पेपर 2 के बारे में? पेपर 1 में मेरा है कि कम से कम एक तो मेरे जैसे, क्योंकि हमारा ह्यूमैनिटी का बैकग्राउंड है, तो मोस्टली स्टूडेंट के साथ मैथ्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है, ह्यूमैनिटी के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के साथ। तो यही है कि अगर जिसकी मैथ्स के साथ प्रॉब्लम है, तो वो अपना ये डीआई थोड़ा मजबूत करे। बाकी रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन, इन पे फोकस करे। और टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे सिंपल मेरे को ऐसा लगता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। बच्चे के एक नज़रिए से सोचना होता है, तो वो हर कोई सोच लेगा थोड़ा बहुत बच्चे के नज़रिए से, तो वो हेल्प करता है। तो ये चीज़ों पे अगर हम फोकस करेंगे, तो 30-35 पे ईज़िली स्कोर कर लेंगे। हुँ। और यही है स्ट्रैटेजी। बाकी तो सेकंड पेपर के लिए तो यही है कि नोट्स रिवाइज़ करते रहना है और पीवाईक्यू लगाओ, रेगुलर 2 ही लगाओ चीज़, जितने। बस 2 ही चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट से, नोट्स करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है ही नहीं कुछ भी जी, आपको। क्योंकि इतना पीवाईक्यू ही बेसिक। इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। और लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहोगे? आपके घर पे पेरेंट्स हैं, जब आपने पेरेंट्स को बताया, उनका जी। क्या रिएक्शन था? सारी चीज़ों के बारे में बताइए। सर, पेरेंट ने तो बहुत सपोर्ट किया। अ, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया इस मामले में कि पढ़ने के लिए तो उन्होंने कभी ऐसा कि बिल्कुल नहीं, तुम जाओ, तुमको जितना पढ़ना है पढ़ो, प्रिपेयर करना है प्रिपेयर करते रहो, तो उन्होंने बहुत हेल्प की। मम्मी बहुत खुश थी। जब उन्होंने सुना कि मैंने नेट क्वालीफाई किया, तो खुश, जेआरएफ का क्वालीफाई करने के बाद वो खुश थी। उनको ये लगा कि मेरा एडमिशन हो गया पीएचडी में, क्योंकि अभी जस्ट मैं अभी पीएचडी का एक इंटरव्यू दे के आया, तो उनको लगा मेरा एडमिशन हुआ है पीएचडी में। मैंने कहा नहीं, पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ है अभी, लेकिन जेआरएफ क्वालीफाई हुआ है, तो वो भी ठीक है। कम से कम अरे, वो स्कॉलरशिप सबसे आएगी। बढ़िया है, जेआरएफ मिला, पीएचडी एडमिशन होते ही स्कॉलरशिप शुरू। मैंने कहा स्कॉलरशिप आएगी कम से कम, वो ज़्यादा बेटर है। हाँ। तो खुश हैं, सब खुश हैं कि चलो कम से कम स्कॉलरशिप आएगी। स्कॉलरशिप आएगी, अच्छी स्कॉलरशिप, ऐसे भी नहीं होता कि 5,000 रुपए स्कॉलरशिप आती जी। आ रही होती है। बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप आ रही होती है, उसके साथ साथ आप पढ़ाना भी शुरू कर सकते हो अपने कोर्स वर्क कंप्लीट करने के बाद। तो एक जी, नया करियर खुल जाता है बिल्कुल ही, बहुत सारे लोगों के लिए। तो ये था। जी एंड सर। सुजीत, एक सवाल एक और है मुझे, आपको जी सर। मोटिवेशन क्या मिली असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ करियर चूज करने के लिए? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि हम यूपीएससी करेंगे, एसएससी करेंगे, बैंक भी करेंगे, आपके लिए क्या मोटिवेशन था? सर, क्योंकि मैथ्स नहीं होती मेरे से, सबसे मेन रीज़न ये है। बैंक पीओ मैंने कोशिश भी की, मेरे से मैथ नहीं हुई, एसएससी मेरे से मैथ नहीं हुई, तो मैंने कहा कि ऐसा चूज़ करना है प्रोफ़ेशन जिसमें भैया मैथ ना हो, तो ताकि हम थोड़ा मैथ से दूरी हमारी बनी रहे। तो बाकी मेरे कुछ दोस्त हैं, तो उन्होंने पीएचडी परस्यू की है, वो कर रहे हैं पीएचडी, तो उनको ऐसा लगा कि साथ में जब दोस्त कर रहे हैं, तो मुझे भी करना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो, ये ज़्यादा बेटर प्रोफ़ेशन है कि कम से कम मैथ से छुटकारा मिलेगा और बच्चों के साथ रहेंगे, पढ़ाएँगे, वो ज़्यादा बेटर है। यूनिक रीजन है आपका, मैथ से छुटकारा चाहिए था, इस वजह से मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर चूज किया है करियर। जी चलिए, सर। बहुत बढ़िया सुजीत, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।
उम्मीद है कि आप जल्दी पीएचडी के अंदर एडमिशन लेंगे और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का रास्ता जो अभी आपको तय करना है वो भी जल्दी कवर करेंगे। जी, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सुजीत। थैंक यू। थैंक यू।